हेलो डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अगर हम ये सपोज करें कि पीपीसी के केस में अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, उस केस में कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, ये हमारा टॉपिक है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। हम ये भी सपोज करेंगे अगर बहुत सारे कैपेसिटर हैं और उनके बीच में डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हैं, तो उस केस में कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, हम ये भी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम एक सिंगल कैपेसिटर की वजह से कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ ऐसे वीडियो को टिल द एंड वॉच करिए। डेफिनेटली आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि कभी आपको ऐसे टॉपिक में कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। आपको सिर्फ टिल द एंड वॉच करना है बस। जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले मैंने आपको बता रखा है कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे आपको लिंक डाइलेक्ट्रिक का मिलेगा, उसको प्लीज़ आप लोग वॉच करिए। आपके कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएंगे। तो आज के टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, देन हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है डियर स्टूडेंट कि मैंने यहाँ पे सपोज किया हुआ है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दिस इज द पीपीसी। ओके, एक प्लेट ये है, दूसरा प्लेट ये है। मैंने ऐसा एज्यूम किया है कि जो ये प्लेट है, इस प्लेट का एरिया ए है और इस वाले प्लेट का भी एरिया ए है। बोथ प्लेट हैव इक्वल एरिया, दोनों का एरिया इक्वल है। अगेन मैंने सपोज किया डियर स्टूडेंट, इसके बीच का जो सेपरेशन है, दोनों प्लेट के बीच का जो गैप है, ये मैंने एज्यूम किया दिस इज स्मॉल डी, वी हैव टू कंसिडरेशन। ये हमारा कंसिडरेशन है। एक बात और, अगर आपने यहाँ पे ये भी सपोज किया हुआ है कि ये प्लेट किसी बैटरी से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब बैटरी का पॉजिटिव ये हुआ, नेगेटिव ये हुआ। अब इस प्लेट से अगर हम ये सपोज करें, इस प्लेट से नेगेटिव चार्ज निकला और निकलते हुए इस प्लेट पे पहुंचा। अगर हम ये सपोज करें कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस प्लेट से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो मतलब नेगेटिव चार्ज का फ्लो। वैसे करंट का फ्लो हम यहाँ पे सपोज करते हैं, और करंट का फ्लो हमेशा इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। लेकिन यहाँ पे हम कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हैं। जो कन्वेंशनल करंट होता है डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में होता है। तो मैंने ये एज्यूम किया कि डियर स्टूडेंट, यहाँ से क्यू चार्ज निकला। अगर यहाँ से माइनस क्यू चार्ज निकला और ये माइनस क्यू चार्ज ऐसे होते होते यहाँ पहुँच गया, तो हम बोलेंगे ये हो गया माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि यहाँ से प्लस क्यू चार्ज निकला, ऐसा भी आप मान सकते हैं। यहाँ से प्लस क्यू चार्ज निकला और प्लस क्यू चार्ज की डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है। अगर यहाँ से प्लस क्यू चार्ज निकलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस क्यू चार्ज, और प्लस क्यू चार्ज इस बैटरी से होते होते यहाँ पहुँचेगा, तो ये हो गया प्लस क्यू चार्ज। और आपको पता है प्लस क्यू चार्ज की डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है, और ऐसा आप एज्यूम करते हैं दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। बहुत ही बेसिक चीज़ है। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भी हम किसी पीपीसी को सपोज करते हैं और प्लेट के बीच में फ्री स्पेस, वैक्यूम या एयर होता है, उस केस में कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है? तो आपका आंसर होगा बहुत ही सिंपल है, सी नॉट की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पीपीसी। मैंने ये भी प्रीवियस लेक्चर में आपको बता रखा है। आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप वॉच करेंगे तो आपका कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। कैसे ये होता है मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो कितना होगा डियर स्टूडेंट, मैंने इसी टॉपिक में ये भी बताया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे अगर हम निकालें तो आंसर आएगा Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ये भी आप फाइंड आउट कर चुके हो। बहुत ही बेसिक चीज़ है।
ये चीज़ें तब होती हैं जब इस कैपेसिटर के बीच में हम एयर फ्री स्पेस या वैक्यूम सपोज करते हैं। क्योंकि एयर फ्री स्पेस वैक्यूम वाले केस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान 1 होता है, तो ये फॉर्मूला हमको मिलता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब अगर आपसे हम एक क्वेश्चन पूछें कि अगर हम यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर एज्यूम करें तो उस केस में कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, यही हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट। हमको बताना है कि अगर हम यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर हम एज्यूम करें तो उस केस में कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, ये हमको फाइंड आउट करना है। चलो अब यहाँ पे हम पुट करते हैं कैपेसिटेंस। अब यहाँ पे मैं सपोज करता हूँ आपने बैटरी यहाँ पे लगाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई ई नॉट की डायरेक्शन ये है। डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे मैं एज्यूम करने चल रहा हूँ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम कैसा सपोज करेंगे, क्योंकि आपको 2 प्रकार के डाइलेक्ट्रिक बताए गए हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। यहाँ पे जो हम कंसीडर करेंगे दैट इज कॉल्ड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो मैंने एज्यूम कर लिया डियर स्टूडेंट ये है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, और मैंने ये एज्यूम किया हुआ है कि इसमें पूरा फुल्ली फील्ड नहीं है, थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है। मैंने डाइलेक्ट्रिक की मोटाई मैंने इतनी सपोज की है कि पूरा इस प्लेट के बीच में नहीं है, थोड़ा सा एयर का भी पार्ट है। मतलब मैंने यहाँ पे टी मोटाई का डाइलेक्ट्रिक स्लैब सपोज कर लिया है। टी मोटाई का मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पे सपोज कर लिया है। अब आप बताओ, जब टी मोटाई का डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, सोच के बताओ। तो आपको डियर स्टूडेंट ये बताया गया है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो इसके अंदर जितने भी एटम थे उस सारे के सारे स्फेरिकल फॉर्म में थे, और उस केस में सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पे था और डाइपोल मोमेंट का मान 0 था। लेकिन जैसे हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे वैसे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस जैसे होगा वैसे वहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि जब ऐसा कोई अरेंजमेंट क्रिएट होता है कि अगर प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाए, माइनस चार्ज यहाँ पे आ जाए, कुछ इस तरीके से बन जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद कुछ इस तरीके से अगर अरेंजमेंट बने तो हम कहते हैं कि भैया अगर ये माइनस क्यू चार्ज, अगर ये प्लस क्यू चार्ज है, इसका मतलब दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी क्रिएट हो जाएगा। इसका मतलब अब इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जितने भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे डाइपोल के फॉर्म में हो जाएंगे। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैंने एज्यूम किया डियर स्टूडेंट यहाँ पे सब के सब जितने भी एटम्स हैं, मैं बहुत थोड़ा सा एज्यूम कर रहा हूँ, बाकी तो बहुत सारे होते हैं। अब यहाँ पे अगर ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में प्लस खींचेगा और प्लस वाले की डायरेक्शन में माइनस खींचेगा। इसका मतलब जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वहाँ पे प्लस पहुँचेगा और जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वहाँ माइनस पहुँचेगा। ये किसका चार्ज है, तो आंसर है डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो चार्ज हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्ज। अब मैंने ये सपोज किया कि यहाँ जो चार्ज है ये प्लस QP है और यहाँ जो चार्ज है माइनस QP है। मतलब जो चार्ज यहाँ पे इंड्यूस्ड हुआ दैट इज कॉल्ड माइनस QP, इधर जो इंड्यूस्ड हुआ दैट इज कॉल्ड प्लस QP। ये इंड्यूस चार्जेस को हम बोलते हैं। अब आपसे हम ये पूछेंगे कि ऐसा होने अगर जैसे ये एक्शन यहाँ पे क्रिएट हुआ वैसे क्या होगा। अब आप देख रहे हैं एक तरफ नेगेटिव हो गया एक तरफ पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक के अंदर अब 2 प्लेटें क्रिएट हो गई हैं, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव। कहने का मतलब इसके अंदर अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, जिसको हम बोलेंगे EP, दैट इज कॉल्ड पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब यहाँ पे जो EP है E नॉट का अपोज कर रहा है, तो अगर हम यहाँ पे E नेट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट E नॉट माइनस EP। बहुत ही सिंपल चीज़ है, ये बेसिक चीज़ें हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपने फाइंड आउट कर लिया और आपको ये भी पता है कि जो E नॉट बाई E होता है इसकी वैल्यू K होता है, E नॉट बाई E बराबर K, ऐसा भी आप जानते हैं, E नॉट बाई E बराबर K, ये चीज़ आप जानते हैं। अब आगे मुझे क्या करना है, मुझे डियर स्टूडेंट बताना है C की वैल्यू क्या होगी, मुझे C का मान बताना है।
मेरा क्वेश्चन ये है कि जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब मैंने यहाँ पे रखा तो C की वैल्यू क्या होगी, कैपेसिटेंस का मान क्या होगा। और आपको पता है कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है, तो कैपेसिटेंस हम लिखते हैं Q/V। वही सेम कंसेप्ट, जब भी आपको पीपीसी का कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना होता है तो हम ये देखते हैं कितना अमाउंट ऑफ चार्ज प्लेट को दे रहे हैं, जितना अमाउंट ऑफ चार्ज प्लेट को दे रहे हैं और जो पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे है उन दोनों का रेशियो होता है कैपेसिटेंस। अब अगर आपको C का मान निकालना, पहले V का मान निकालना पड़ेगा। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़। अब ये V क्या है, तो आंसर है बैटरी का पोटेंशियल। आपने यहाँ पे बैटरी लगा रखा है, इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव प्लेट है तो सेम पोटेंशियल यहाँ पहुँचा, वायर में पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होता है। नेगेटिव प्लेट है तो सेम पोटेंशियल यहाँ पहुँचा, वायर में पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा। इसका मतलब जो बैटरी का पोटेंशियल है वही पोटेंशियल इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के पास भी होगा। अगर मैंने 2 पॉइंट ए बी एज्यूम किया तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी का है वही पोटेंशियल डिफरेंस इस पैरेलल प्लेट का भी है। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़। लेकिन आप ध्यान दो, यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस ये डिवाइड हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 प्रकार के चार्जेज हैं, एक तो प्लस क्यू और दूसरा प्लस क्यू पी एन माइनस क्यू पी। इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा कि V की वैल्यू किसके बराबर है, तो V की वैल्यू यहाँ पे 2 जगह स्प्लिट हो जाएगा। सबसे पहला वाला पार्ट क्या होगा, ये जो आपका है दिस इज डाइलेक्ट्रिक, इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितना होगा पोटेंशियल। दूसरा, इस डाइलेक्ट्रिक के अलावा जो रीजन है वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, ये भी हम फाइंड आउट करेंगे। अब आप ये बताओ, अगर आपने ये सपोज किया कि T मोटाई की डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड E है, मैंने अज्यूम किया E इलेक्ट्रिक एग्जिस्ट ओवर ए डिस्टेंस स्मॉल t। ओके, जो E इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डाइलेक्ट्रिक की वजह से है, इस T मोटाई की डाइलेक्ट्रिक की वजह से है और उसी रीजन में है। और अगर हम E0 की बात करें तो E0 एग्जिस्ट ओवर ए डिस्टेंस। अब आप ये बताओ डियर स्टूडेंट, अगर आप T निकालोगे तो बचेगा कितना, पूरा D है, T आपने माइनस कर दिया, तो जो D माइनस टी रीजन है, जो D माइनस टी रीजन है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है। D माइनस टी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है। क्लियर। अब आपको क्या बताना है, आपको सबसे पहले यहाँ पे V का मान निकालना है। तो आप बताओ V का मान यहाँ पे क्या होगा। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस PPC कितना होगा, दैट इज कॉल V। अभी आपने मैंने बताया जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस वही कैपेसिटर के क्रॉस होगा, लेकिन ये V पोटेंशियल 2 जगह स्प्लिट हो रहा है। पहला क्या हुआ, जो सबसे पहला वाला है जो आपका E0 है वहां पे, सेकंड जो E है वहां पे। कहने का मतलब D माइनस टी रीजन में पोटेंशियल कितना होगा एंड T रीजन में पोटेंशियल कितना होगा, 2 जगह ये V बैटरी का पोटेंशियल स्प्लिट हो जा रहा है। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं, आपको पता है डियर स्टूडेंट कि E बराबर होता है V अपॉन D। क्लियर। तो यहाँ से आपको मिलेगा V बराबर E इंटू डी। अगर हम ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करें यहाँ पे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे डियर स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब अगर हम बात करें तो सबसे पहला हो जाएगा E0 और D माइनस टी, क्योंकि जो यहाँ पे D माइनस टी रीजन है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, प्लस दूसरा वाला कितना होगा, तो आंसर है E इंटू टी। टी मोटाई में इलेक्ट्रिक फील्ड E है। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। V 2 जगह स्प्लिट हो गया। अब अगर हम आपसे पूछें कि आप ये बताओ E0 D माइनस टी, इस हम E को क्या लिख सकते हैं, तो आंसर है E के स्थान पर लिख सकते हैं E0 बाई के। यहाँ से E के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, तो आंसर है E0 बाई के, हम इसके स्थान पे पुट कर सकते हैं। अब अगर हम इस इक्वेशन से कॉमन करें डियर स्टूडेंट E0 की वैल्यू, तो यहाँ पे आपको मिलेगा D माइनस टी प्लस T बाई के, ये आपको मिल गया। अब यहाँ पे E0 की वैल्यू क्या है, तो ध्यान दो E0 का मान है Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट A। अगर हम ये पुट करें तो आपको मिल जाएगा Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट A, और यहाँ पे मिलेगा D माइनस टी प्लस T बाई के, ये आपको मिल गया। अब आपको C चाहिए, तो सिंपल सी बात है C का मान कितना हो जाएगा, देन C बराबर होता है Q बाई V,
और अगर हम यहाँ पे मान पुट करें तो क्या मिलेगा आपको डियर स्टूडेंट, आपको मिल जाएगा यहाँ से v के स्थान पे q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट a और यहाँ पुट करेंगे d माइनस टी प्लस टी बाई के, ये मैंने पुट कर दिया। पलट जाएगा q कैंसल आउट और आपको मिलेगा c इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाई d माइनस टी प्लस टी बाई के, ये आपको मिल गया आंसर। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये आपने फाइंड आउट कर लिया। बहुत ही सिंपल है बट थोड़ा सा ये कंसेप्चुअल है, ध्यान रखना है। अब अगर हम यहाँ पे कुछ केस की बात करें, अगर हम यहाँ पे डियर स्टूडेंट कुछ स्पेशल केस की बात करें, स्पेशल केस की बात मैं कुछ कर रहा हूँ। सबसे पहला केस ये है, अगर मैंने ये सपोज किया कि आप ये बताओ इस पूरे पीपीसी के अंदर फुल्ली फिल्ड है डाइलेक्ट्रिक, अगर यहाँ फुल्ली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक है तो उस केस में कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी। इफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब फुल्ली फिल्ड बिटवीन पीपीसी, इस केस में क्या होगा, अगर फुल्ली फिल्ड है इसका मतलब डियर स्टूडेंट ये पूरा d बराबर t हो जाएगा, इसका मतलब दैट इज d बराबर t हो गया। और जैसे d बराबर t हुआ वैसे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या मिलेगा, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बताओ, आप बताओ क्या आएगा आंसर। अब अगर हम यहाँ d बराबर t पुट करेंगे तो ये टर्म हो गया 0 और यहाँ पे d हुआ और ये के ऊपर जाएगा, इसका मतलब आएगा c बराबर एप्सिलॉन नॉट a के डिवाइड बाई d। ऐसा आपने पढ़ा भी है, याद करो, ये चीज़ आपको मैंने बताया था। कब बताया था, जब मैंने आपको बताया था कि पीपीसी वाले केस में c नॉट का मान e नॉट का मान ये होता है, मैंने उसी समय आपको बताया था कि जब फुल्ली फील्ड हम डाइलेक्ट्रिक करेंगे तो कैपेसिटेंस का मान ये आ जाएगा। आज आपने अगेन इसको प्रूफ कर दिया, कितनी मज़ेदार चीज़ है। अब अगर आपसे पूछें कि यहाँ पे आप ये बताओ C नॉट बाई सी की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर है C नॉट बाई, जब C यहाँ पे निकालेंगे तो K आएगा, सिंपल सा है। इन दोनों को अगर डिवाइड करो तो C नॉट बाई अगर हम C निकालें तो आंसर आएगा K। कितना आसान है, C बाई C नॉट अगर निकालें तो आंसर आएगा K। ओके, दोनों को डिवाइड करोगे आपको मिल जाएगा। अब अगर हम सेकंड केस की बात करें, आपने ये सपोज किया इसके अंदर कुछ नहीं है, फ्री स्पेस है, वैक्यूम है, उस केस में क्या होगा आपको पता है। इफ आपने क्या सपोज किया, इफ स्पेस बिटवीन पीपीसी इज एयर, उस केस में क्या होगा, अगर आपने एयर सपोज किया तो आप ये कह सकते हैं t बराबर 0 हो गया, आपने t को हटा दिया, आपने t बराबर 0 कर दिया। जब t का मान 0 करेंगे तो क्या मिलेगा, ये दोनों टर्म 0 हो गए तो c का मान आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। देखो ये फॉर्मूला आपने बना रहा है पहले ही, फिर से निकल के आ गया। अगर मैं अगेन आपसे पूछूं तीसरा केस, मैं ये सपोज करता हूं आपने इसके अंदर कोई नॉन कंडक्टिंग स्लैब डाल दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने यहाँ पे कोई डियर स्टूडेंट नॉन कंडक्टिंग स्लैब डाल दिया जिसको हम बोलते हैं मेटल, तो उस केस में क्या होगा, तो मेटल वाले केस में k का मान होता है इनफाइनाइट। मेटल वाले केस में k का मान होता है इनफाइनाइट। अगर हम यहाँ पे k का मान इन्फिनिटी पुट करें तो t बाई इन्फिनिटी का मान 0, इसका मतलब जो c मिलेगा वो कितना मिलेगा, एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाई d माइनस टी। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ ऑन वेरियस पैरामीटर। सबसे पहले मैंने एज्यूम किया हुआ है कि बैटरी को डिसकनेक्ट करेंगे तो उस केस में क्या होगा, और अगर हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो उस केस में क्या होगा। सबसे पहला पॉइंट है बैटरी डिसकनेक्ट फ्रॉम द कैपेसिटर, सेकंड बैटरी कनेक्ट अक्रॉस द कैपेसिटर। अब ध्यान दो, अगर हम चार्ज की बात करें तो डियर स्टूडेंट चार्ज का मान होगा Q नॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर आपने बैटरी को डिसकनेक्ट कर दिया तो चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट होगी, बट जैसे हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो Q का मान कितना होगा, तो आंसर है Q नॉट टाइम्स ऑफ K। Q नॉट टाइम्स ऑफ K हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएंगे तो K टाइम्स चार्ज की वैल्यू पहले से ज़्यादा हो जाएगी। सेकंड पॉइंट, अगर हम बात करें पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे डियर स्टूडेंट जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा दिस इज कॉल्ड V नॉट बाई के। पोटेंशियल का मान होगा V नॉट बाई के, V का मान V नॉट बाई के होगा।
अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये हुआ कि सर कैसे हो गया V0/K, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि डियर स्टूडेंट E बराबर होता है, V बराबर होता है E इंटू डी। क्लियर? मैं यहाँ से लिख रहा हूँ V बराबर होता है E इंटू डी, और आप E के स्थान पे क्या पुट कर सकते हैं? तो अभी मैंने बताया था रिलेशन E0/K इंटू डी, और E0D का मतलब हो गया V पोटेंशियल, इसका मतलब V0/K हो गया। तो कहने का मतलब V की वैल्यू V0/K क्यों होता है? क्योंकि E0/K इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब यहाँ पे पोटेंशियल अभी आपने देखा कि बैटरी लगाने के बाद जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वही कैपेसिटर के क्रॉस होता है, दो जगह भले स्प्लिट होता है लेकिन फिर भी कांस्टेंट होता है, तो V बराबर V0 आएगा और इसका मान होगा कांस्टेंट। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा आपका। थर्ड पॉइंट की बात करें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो डियर स्टूडेंट E की वैल्यू होगा E0/K, बट यहाँ पे अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी कांस्टेंट होगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सारे के सारे पॉइंट अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्योर कंसेप्चुअल भी है। ये क्यों होता है आपको बताया गया, जब भी हम डाइलेक्ट्रिक एज्यूम करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान घट जाता है। कितना घटता है? तो आंसर 1/K टाइम्स, तो ये आप जानते हो, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि V कांस्टेंट है। अच्छा, अब बात करते हैं कैपेसिटेंस की वैल्यू। अब आप बताओ कैपेसिटेंस की वैल्यू कितना होगा? तो C बराबर होगा C0K। अभी आपने प्रूव किया कि जो कैपेसिटेंस होता है डाइलेक्ट्रिक के केस में C बराबर होता है C0K। आप चाहे बैटरी अप्लाई करो चाहे बैटरी न अप्लाई करो, दोनों केस में कैपेसिटेंस का मान C0K होगा। इट इज़ वेरी वेरी कंसेप्चुअल एंड इम्पॉर्टेंट। अब अगर हम एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे U का मान हो जाएगा U0/K। अब ये क्वेश्चन हुआ कि सर आपने ऐसा क्यों लिख दिया, तो मैं आपको बताना चाहूँगा U बराबर होता है हाफ CV², और अगर हम यहाँ पे C का मान पुट करें तो आंसर आएगा C0K, और अगर हम यहाँ पे V का मान पुट करें तो V0/K आ जाएगा, वो इसका मोल स्क्वायर करेंगे तो V0²/K² आएगा, और यहाँ से एक कट जाएगा और C0 V0 का स्क्वायर का मतलब हो गया U0/K। ये आपको मिल गया। यहाँ पे भैया हो जाएगा हाफ C0 V0² पूरे का K, और जहाँ पे हाफ C0 V0² वहाँ पे हो जाएगा U0, और फाइनली मिलेगा U0/K। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्या मिलेगा आपको? तो U बराबर मिलेगा U0K। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि आप जानते हो U बराबर हाफ CV², और C के स्थान पे क्या पुट करेंगे? तो आंसर है C0K, और V के स्थान पे क्या पुट करेंगे? V0²। तो ये हो जाएगा हाफ C0 V0² टाइम्स ऑफ K, और इसके स्थान रखेंगे U0, तो हो जाएगा U0 टाइम्स ऑफ K। ये बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल है। आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब आगे हम आपको ये बताना चाहेंगे, अगर बहुत सारे कैपेसिटर हैं और उनमें अगर डाइलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस केस में कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी? डियर स्टूडेंट, अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की बात करेंगे। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं, फिर पैरेलल देखेंगे। यहाँ पे बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक्स हैं। मैंने सपोज किया यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक K1 है, यहाँ पे K2 है, यहाँ पे K3 है, ऐसे यहाँ पे Kn है। ये डाइलेक्ट्रिक है। इसके पहले अभी आपने एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक की बात किया था, बट यहाँ पे n नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब हैं। इस केस में कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी ये हमको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है। मैंने सपोज किया कि यहाँ पे है डिस्टेंस T1 और यहाँ पे T2, यहाँ पे T3, ऐसे यहाँ पे Tn। जो इसके बीच का गैप है ये मैंने सपोज कर लिया T1, T2, T3 एंड Tn है। सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट बताना चाहता हूँ कि जब भी डिस्टेंस डिवाइड हो, कंसेप्ट की बात मैं कर रहा हूँ, कंसेप्ट क्या है? जब डिस्टेंस डिवाइड हो, अगर डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है, तो उस केस में सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। आपको याद रखना है। लेकिन अगर एरिया डिवाइड हो रहा है तब उस केस में क्या होगा? अगर एरिया डिवाइड हुआ तो उस केस में डियर स्टूडेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। ये आपको याद रखना है। ये ट्रिक है और इससे आप सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे। कन्फ्यूजन आपको ये होती है कि आप डिसाइड नहीं कर पाते कौन सीरीज है कौन पैरेलल है, तो ये सिंपल सा ट्रिक है याद रखने का। देखो यहाँ पे डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है, पूरा डिस्टेंस D है,
बट इसको n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, तो ये कन्फर्म है कि सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब आपको पता है कि यहाँ पे 2 प्लेट्स हैं, K1 डाइलेक्ट्रिक है, T1 यहाँ पे स्पेस है, तो कैपेसिटेंस का मान कितना होगा? तो आंसर है C1 बराबर एप्सिलॉन नॉट K1 T1 डिवाइड बाई, एरिया यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो C1 की वैल्यू होगा तो K1 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई T1, ऐसे यहाँ पे C2 का मान होगा। तो अगर हम यहाँ पे C नेट की बात करें और ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे हम निकालते हैं। तो अगर हम C इक्विवेलेंट की बात करें तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ जो 1/C इक्विवेलेंट होगा ये होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 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 1/Cn होगा। अब C1 की वैल्यू क्या है? तो यहाँ पुट करेंगे 1/एप्सिलॉन नॉट A K1 डिवाइड बाई T1, ऐसे यहाँ पे 1/एप्सिलॉन नॉट A K2 डिवाइड बाई T2, ऐसे यहाँ पे 1/ या डॉट डॉट में कर दे रहा हूँ, डॉट 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 1/एप्सिलॉन नॉट A Kn डिवाइड बाई Tn। पलट जाएगा ये, इसको हम क्या लिखेंगे? तो आंसर है T1 डिवाइड बाई K1, और सब में कॉमन क्या है? सब में कॉमन है 1/एप्सिलॉन नॉट A। अगर हम इसको कॉमन करें तो आपको क्या मिलेगा? T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस डॉट 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 Tn/Kn, ये मिल गया। ये किसकी वैल्यू है? तो आंसर है 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू है, ये 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू है। अगर पूछे C इक्विवेलेंट क्या होगा तो ये पलट जाएगा। अगर हम यहाँ पे C इक्विवेलेंट की बात करें तो आंसर आएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई, पलट गया, इसका मतलब T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस डॉट 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 Tn/Kn, ये हो गया आंसर। कितना सिंपल है। आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। हम किस तरीके से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करते हैं, बहुत सिंपल है। आपको फटाफट वही कंसेप्ट अप्लाई कर देना है, सीरीज पैरेलल वाला, आंसर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, मैंने सपोज कि यहाँ पे A1 है, यहाँ का A2 है, यहाँ का A3 है, ऐसे यहाँ का AN मैंने सपोज कर लिया। यहाँ पे एरिया डिवाइड हो रहा है, डिस्टेंस यहाँ पे इक्वल है, एरिया डिवाइड होगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन है। आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? तो सिंपल है, C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 Cn होता है। C1 का मान कितना होगा? पुट करते हैं, C1 का मान है एप्सिलॉन नॉट A1 K1 डिवाइड बाई D, क्योंकि हर जगह D कांस्टेंट है, ऐसे एप्सिलॉन नॉट A2 K2 डिवाइड बाई D प्लस डॉट 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 एप्सिलॉन नॉट AN Kn डिवाइड बाई D। इसमें अगर हम कॉमन करें एप्सिलॉन नॉट बाई डिवाइड बाई D अगर कॉमन करें तो आएगा A1 K1 प्लस A2 K2 प्लस डॉट 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 AN Kn। ये आपको मिल गया किसकी वैल्यू? तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू। तो आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो गए होंगे और क्वेश्चन आप फटाफट कर ले जाओगे। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए, आप तुरंत ट्राई करके बताओ मुझे आंसर क्या होगा। फटाफट करके दिखाओ, जल्दी करके दिखाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने अज्यूम किया हमारे पास ये है इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ऐसे मैंने सपोज किया, यहाँ पे K है और यहाँ पे भी K है और इसके बीच का सेपरेशन है D, ठीक है। और ये मैंने सपोज किया A/2 है और ये A/2 है, ठीक। दूसरा सवाल, यहाँ पे आपको बताना है C इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होगी, पहला प्रॉब्लम हुआ। सेकंड में आपको बताना है कुछ इस तरीके से है, ऐसे और यहाँ पे यूँ ऐसे है, यहाँ पे भी K है, यहाँ पे भी K है, बट यहाँ पे ये D/2 और ये D/2 है, एरिया इसका A है। तो आपको बताना है यहाँ पे P और Q के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वैल्यू क्या होगी। कैसे लगाएंगे इसको? बहुत सिंपल है। यहाँ पे कौन सा कॉम्बिनेशन है? डिस्टेंस यहाँ पे इक्वल है, एरिया डिवाइड हो रहा है, तो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? तो आंसर है पैरेलल। पैरेलल में कैसे निकालेंगे? तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 प्लस C2, दो कैपेसिटर यहाँ बनेंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। C1 की वैल्यू क्या होगी? एप्सिलॉन नॉट
a/2 यहाँ पे है एरिया, और यहाँ पुट करेंगे हम k और डिवाइड बाई यहाँ पे d दिया हुआ है, तो आंसर आएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट a k डिवाइड बाई d, और ऐसे ही C2 को 1 पुट करेंगे तो आएगा एप्सिलॉन नॉट a/2 k डिवाइड बाई d, ये भी हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट a k डिवाइड बाई d, तो आंसर आ गया एप्सिलॉन नॉट a k डिवाइड बाई d। कितना आसान सवाल है, बहुत ही सिंपल था। अब ऐसे अगर यहाँ पे पूछें तो आप क्या बताएंगे, यहाँ पे जो 1/c इक्विवेलेंट होगा इसकी वैल्यू होगी 1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट a, एरिया कांस्टेंट है, और यहाँ पे k डिवाइड बाई d/2 करेंगे, डिवाइड बाई d/2 करेंगे, और ऐसे प्लस 1/एप्सिलॉन नॉट a, और यहाँ पे लिखेंगे हम k डिवाइड बाई d/2, चूँकि यहाँ पे एरिया डिवाइड हो रहा है। सीरीज में कैसे लिखते हैं 1/c 1/c1 प्लस 1/c2। अब ये पलट जाएगा, अगर ये d/2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाई d, और d ऊपर चला जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा सीधे सीधे d डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट a k प्लस d डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट a k, ये आपको मिला 1/c इक्विवेलेंट की वैल्यू है। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा सीधे सीधे 2d डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट a k, और ये 1/c इक्विवेलेंट की वैल्यू है, 2 कैंसल आउट हो गया। और अगर हम यहाँ c इक्विवेलेंट की बात करें तो पलट देंगे तो आंसर आएगा एप्सिलॉन नॉट a k डिवाइड बाई d। कितना आसान है। तो कहने का मतलब डियर स्टूडेंट, अब आप बहुत सारे क्वेश्चन बुक्स में दिए होंगे, आप ट्राई करिएगा, और मैंने कुछ क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करवा रखे हैं। आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको लिंक वहाँ मिल जाएगा, वहाँ से आप देख करके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ ये चैप्टर आज ख़त्म हुआ। अब आगे हम जो भी क्वेश्चन आपको कराएंगे वो क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम IIT JEE नीट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। आई थिंक आगे मैं 2 लेक्चर और मैं लेने वाला हूँ, 2 वीडियो हम और बनाएंगे, उसके बाद ये पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर हम थर्ड चैप्टर की बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।